हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत करता है डीएस यूनिक बायोलॉजी। एक बार फिर आपके लिए लेकर आया है जीव विज्ञान की वीडियो। जीव विज्ञान में हम पढ़ रहे हैं आरबीएससी चैप्टर थर्ड का जो नेम है वो है पॉलिनेशन फर्टिलाइजेशन, और जिसमें हमने पढ़ लिया था परागन के प्रकार, स्वपरागन, परपरागन की विधि पढ़ ली थी हमने, वायु परागन, चमगादड़ परागन, कीट परागन, जो भी हमने पढ़ लिया था। अगला जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए है वो है असंगतता अथवा अनिषेचता। असंगतता अथवा अनिषेचता, देखिए जैसा कि इसका नाम स्वयं बता रहा है, कई बार क्या होता है नर और मादा यौगिक जो होते हैं वो अपने कार्य करने की क्षमता में परिपक्व होते हैं और उनको जनन करने की क्षमता भी पूरी होती है, लेकिन फिर भी कुछ कारण ऐसे होते हैं कि वो संलयन नहीं कर पाते हैं और निषेचन नहीं हो पाता है। इसे कहते हैं स्वनिषेचता या असंगतता या अनिषेचता। देखिए इसकी परिभाषा हम देख लेते हैं। परिभाषा इसकी ये है, पूर्णतया, बहुत बेहतरीन परिभाषा है, आप इसे याद रख सकते हैं। पूर्णतः कार्यक्षम अथवा मैच्योर आप कह सकते हैं, परिपक्व आप कह सकते हैं, एवं जननक्षम यानी कि पूर्णतः फर्टाइल है होने के बावजूद भी, पूर्णतः कार्यक्षम एवं जननक्षम होने के बाद भी नर एवं मादा यौगिक संलयित नहीं हो पाते हैं या संलयन नहीं कर पाते हैं। इस गुण को क्या कहते हैं? इस गुण को कहते हैं असंगतता अथवा अनिषेचता। अर्थात हमने पढ़ा पूर्णतः कार्यक्षम एवं जननक्षम होने के बावजूद भी क्या होता है, नर एवं मादा यौगिक संलयन नहीं कर पाते हैं। इसे हम कहते हैं अनिषेचता अथवा असंगतता। ये दो प्रकार की होती है, असंगतता अथवा अनिषेचता। पहली जो प्रकार है इसका वो है अंतराजातीय, या आप कह सकते हैं इंट्रा स्पेसिफिक। अंतराजातीय क्या होती है? अंतराजातीय अनिश्चितता वो होती है जिसमें एक ही वंश की दो जातियों के मध्य संलयन नहीं हो पाता है। जैसे आप देख सकते हैं ब्रैसिका कंपेस्ट्रिस और ब्रैसिका रापा, ये दोनों क्या हैं? एक ही वंश की जातियां हैं, लेकिन इसके मध्य क्या नहीं हो पाता है? निषेचन नहीं हो पाता है। ये क्या है? ये है अंतराजातीय अनिश्चितता। और दूसरा जो इसका प्रकार है वो है अंतरजातीय या इंट्रा स्पेसिफिक। अंतरजातीय में एक ही जाति के दो सदस्यों के मध्य निषेचन नहीं हो पाता है, इसे अंतरजातीय अनिश्चितता कहते हैं। और इसका एग्जाम्पल आप देख सकते हैं प्रिमला। देखिए आपके मन में एक क्वेश्चन बार बार उठ रहा होगा कि ऐसा क्या होता है कि जब कार्यक्षम भी हैं, जननक्षम भी हैं, फिर भी क्या होता है, इनके मध्य संलयन नहीं हो पाता है, निषेचन की क्रिया संपन्न नहीं हो पाती है। तो इसका जो मुख्य मुद्दा है वो ये हो सकता है, पराग स्त्रीकेसर जो पारस्परिक क्रिया होती है, परागकण आकर वर्तिकाग्र पर गिर जाते हैं, परागन की क्रिया होती है, उसके बाद में क्या होता है, कुछ कार्य की अथवा संरचनात्मक परिवर्तन ऐसे होते हैं जिनके माध्यम से निषेचन की जो क्रिया है वो पूर्ण नहीं हो पाती है, इसलिए ये अनिषेचता उत्पन्न होती है। अब देखिए ये अनिषेचता दो प्रकार से उत्पन्न होती है। दो प्रकार कौन कौन से? यदि युग्मकोद्भिद, यदि परागकण का जो जीन प्रारूप है वो निर्धारित करता है निषेचन को, तो वो होती है युग्मकोद्भिद अनिषेचता। और यदि बीजाणुविद द्वारा यदि ये क्रिया नियंत्रित होती है या निर्धारित होती है तो उसे हम कहते हैं बीजाणुविद अनिषेचता या असंगतता। देखिए इस असंगतता के कुछ परिणाम होते हैं, और वो क्या परिणाम होते हैं? परागनलिका का परिपक्व न होना। इसकी वजह से क्या होती है, परागनलिका परिपक्व नहीं हो पाती है, या फिर बीजांड तक परागनलिका नहीं पहुंच पाती है, परागनलिका बीजांड तक नहीं पहुंच पाती है, परागकणों का अभाव रह जाता है। ये कुछ ऐसी प्रक्रियाएं हैं जिनसे क्या होता है, असंगतता अनिश्चितता का पुष्प पर प्रभाव पड़ता है। इसके माध्यम से क्या होता है
ये तीनों या चार जो प्रभाव पड़ते हैं ये पड़ जाते हैं। और देखिए आप इसके बाद में असंगतता अनिश्चितता के बाद में जो हमारे लिए टॉपिक आ रहा है, जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, वो हम आज डिटेल में पढ़ेंगे कि कैसे हैं। अब जो हमारा टॉपिक है वो है फर्टिलाइजेशन या निषेचन। अब जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो है निषेचन, फर्टिलाइजेशन। निषेचन की हम परिभाषा देख रहे हैं। निषेचन क्या होता है? नर एवं मादा युग्मकों के संलयन को, मादा युग्मकों के संलयन को निषेचन कहा जाता है। अर्थात फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन निषेचन की एक महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि निषेचन की जो सर्वप्रथम इस क्रिया का अध्ययन किया था वो किया था स्ट्रॉसबर्गर ने। और स्ट्रॉसबर्गर ने इसका अध्ययन लिलियम पादप के अंदर किया था। एक पादप होता है लिलियम, उसके अंदर इन्होंने निषेचन की क्रिया का अध्ययन किया था और इन्होंने बताया कि नर और मादा युग्मक का संलयन किस प्रकार से हो सकता है। अब जो निषेचन है इसे हम दो भागों में बांटकर पढ़ सकते हैं। किस प्रकार पढ़ सकते हैं? दो भागों में बांटकर। देखिए पहला जो भाग होगा वो हम पढ़ सकते हैं परागकणों का अंकुरन, परागकणों का स्थानांतरित हो जाते हैं, परागन की क्रिया संपन्न हो जाती है। अर्थात वर्तिकाग्र पर पुष्प के परागकणों के स्थानांतरण के पश्चात जब परागकण मादा की वर्तिकाग्र पर पहुंच जाते हैं तो उसमें विभिन्न प्रकार के पदार्थों का स्राव होता है और वो पदार्थ हैं वसा, शर्करा, रेजिन। ये विभिन्न प्रकार के पदार्थ मादा की वर्तिकाग्र पर पाए जाते हैं और ये पदार्थ क्या करते हैं? परागकणों को एक उपयुक्त माध्यम प्रदान करते हैं कि वो वहाँ पर पूर्ण रूप से वृद्धि कर सकें और निषेचन की क्रिया संपन्न कर सकें। एक आपको मैं बता देता हूँ कि जो परागकण होते हैं पुष्प के, परिभाषा आप देखिए, पुष्प के परागकणों का मादा की वर्तिकाग्र पर, मादा की वर्तिकाग्र पर, उसके परागकणों का मादा की वर्तिकाग्र पर पहुंचने के पश्चात बहुत ही इंपॉर्टेंट परिभाषा है, अंकुरन में लगा समय, अंकुरन में लगा समय अंकुरन काल कहलाता है। अंकुरन काल की परिभाषा कई बार आई हुई है कि अंकुरन काल क्या है, तो मैं आपको बता देता हूँ। उसके परागकणों का मादा की वर्तिकाग्र पर पहुंचने के पश्चात अंकुरन में लगा समय क्या होता है? अंकुरन काल होता है। सामान्यतः जब परागकण पहुंच जाते हैं तो एक परागकण से एक ही पराग नलिका निकलती है। ऐसे परागकणों को एक नलिकीय परागकण कहते हैं, अर्थात जिनसे एक नलिका निकल रही है। उसके बाद एक बात और आप समझ लीजिए कि कई पुष्प, कई पौधे ऐसे होते हैं जिनमें बहुत सारे परागकणों से एक साथ कई पराग नलिका निकल जाती हैं। ऐसे परागकणों को बहुनलिकीय परागकण कहते हैं। ऐसा कुकुरबिटेसी और ऐसे कुछ मालवेसी, इनमें क्या पाया जाता है? इस प्रकार का परागकण पाए जाते हैं। सामान्यतः एक पराग नलिका की जो लंबाई होती है वो 4.5 mm होती है। अब देखिए जब यदि एक निकलेगी पराग नलिका तो पूर्ण रूप से वृद्धि करेगी और एक साथ जब कई नलिकाएं निकलेंगी तो क्या हो सकता है? किसी न किसी कारण से नहीं पहुंच पाती हैं, बीजांड तक, भ्रूणकोश तक नहीं पहुंच पाती हैं। परागकणों का अंकुरन काल और निषेचन का दूसरा भाग हम पढ़ रहे हैं, वो है निषेचन का दूसरा भाग है पराग नलिका की वृद्धि। पराग नलिका का निर्माण हमने पढ़ लिया, अब हम पढ़ रहे हैं पराग नलिका की वृद्धि। पराग नलिका की वृद्धि किस प्रकार होती है? देखिए हम सबको पता है, देखिए जब जायांग का ऊर्ध्वकार जब हम लेते हैं तो हमें दिखाई देता है भ्रूणकोश। भ्रूणकोश में इस स्थान पर 3 कोशिकाएं अंड समुच्चय के रूप में, बीच में द्वितीय केंद्रक उपस्थित होता है। ऊपर की तरफ प्रतिमुखी कोशिकाएं, सहायक कोशिकाएं उपस्थित होती हैं।
और ये होता है आपका बीजांड, जो कि इस तरह से अध्यावरणों से घिरा हुआ है। अब देखिए, जब हमें वर्तिकाग्र दिखती है, इस प्रकार से वर्तिकाग्र हमें दिखती है। वर्तिकाग्र का जब काट लिया जाता है जायन का, इस प्रकार से हमें वर्तिकाग्र दिखती है। इस स्थान पर क्या होता है, बहुत सारे परागकण उपस्थित होते हैं। अब देखिए, इन परागकणों से एक साथ कई नलिकाएं निकलती हैं। देखिए, यहाँ से निकल जाएगी, कोई यहाँ से निकल जाएगी, लेकिन जो प्रवेश करेगी यहाँ पर वो केवल एक ही नलिका होगी। इसका मैं कारण आपको बता देता हूँ। एक ही नलिका है, वो क्यों प्रवेश करती है। देखिए, कई पादपों में क्या होता है, वर्तिकाग्र खोखली होती है तो आसानी से पराग नलिका वृद्धि कर लेती है। कई पादपों में क्या होता है कि ये जो वर्तिकाग्र की नलिका होती है, वर्तिका होती है, ये ठोस होती है, इसमें श्लेष्म पदार्थ बने रहते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है, एक एंजाइम उत्पादित होता है पैक्टिनेज, वो क्या करता है, इसको खोखली कर देता है और इसमें आसानी से पराग नलिका प्रवेश कर जाती है। देखिए, पराग नलिका की वृद्धि हम पढ़ रहे हैं। पराग नलिका की वृद्धि में एक परागकण से एक ही पराग नलिका निकलेगी। एक ही पराग नलिका का निकलने के बाद में आपको पता चलता है कि एक साथ कई पराग नलिकाएं भी निकल सकती हैं, लेकिन वृद्धि कौन सी करेगी, एक ही करेगी। क्योंकि यदि ठोस होगी तो पैक्टिनेज एंजाइम उसका क्या कर देगा, उसको खाली कर देगा और आसानी से वृद्धि हो जाएगी। खोखली होगी तो आसानी से वैसे ही कर सकती है। देखिए, इसमें वर्तिकाग्र और अंडाशय, ये जो नीचे की तरफ आपके, एक चीज़ आप सोचेंगे यहाँ पर कि ये जो पराग नलिका है ऊपर से नीचे की तरफ वृद्धि क्यों कर रही है, तो मैं आपको बता दूं, पराग नलिका की जो गति होती है वो एक दिशीय गति होती है। और कैसी होती है, रसायन अनुवर्ती होती है। ये आपको इम्पोर्टेंट याद रखने की बात है कि पराग नलिका की गति जो होती है रसायन अनुवर्ती होती है। ये बस आपको इसमें याद रखना है। एक दिशीय और रसायन अनुवर्ती पराग नलिका की गति होती है। इसके बाद हम पढ़ेंगे पराग नलिका का बीजांड में प्रवेश, भ्रूण पोषण प्रवेश, द्विक संलयन और त्रिक संलयन। धन्यवाद। इस वीडियो को